मेरा नाम मिताशा सिंह है और मैं झारखंड में एक शहर में रहती हूँ। मैं शहर का नाम और हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकती। दरअसल मैं पिछले 2 साल से नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन 6 महीने पहले मेरे साथ जो एक घटना घटी थी, उसके बाद मैंने नर्सिंग कुछ दिनों के लिए छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने लॉकडाउन से पहले ही नर्सिंग शुरू करी। मैं आज आपको वही घटना बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। तो चलिए अब मैं सीधा बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। दरअसल आज से तकरीबन 1 साल पहले जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी, वहां पे किसी वजह से मुझे उस जगह पे काम छोड़ना पड़ा और उसके बाद मैं एक नए हॉस्पिटल में गई। वो हॉस्पिटल दरअसल एक प्राइवेट कंपनी का था और वो हॉस्पिटल बने हुए ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 साल ही हुए होंगे। मैंने उसी हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग कर ली। अब क्योंकि हम नर्सों की 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हम बीच बीच में जब कोई पेशेंट नहीं होता, उस टाइम पे हम किसी भी खाली पड़े हुए रूम में स्ट्रेचर पे जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो बात है गर्मियों की, जब मेरी एक नाइट शिफ्ट चल रही थी और मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। मैंने एक अपनी से सीनियर नर्स से पूछा, क्या मैं रूम नंबर 14 के अंदर जाके थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ। उसने मेरे को बहुत ही अजीब तरीके से घूरना स्टार्ट कर दिया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं आराम करने की बात कर रही हूँ, इसीलिए वो मुझे इस तरीके से घूर रही है, लेकिन घूरने की वजह कुछ और थी। कुछ देर मुझे घूरने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो, वो अभी बोल ही रही थी कि एक और नर्स जो कि हमारे साथ काम करती थी, उन्होंने कहा ये नहीं आई है यहाँ पे, इसे अभी इस बारे में नहीं पता है, तो उसे हमें बता देना चाहिए। फिर पहले वाली नर्स ने भी कहा, हाँ तुमने सही कहा, अब तक इसे शायद किसी ने बताया नहीं, हमें ही इसे बताना होगा। उनकी इस पूरी बातचीत के दौरान मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। मैंने अपने कंफ्यूजन के साथ ही पूछा, आखिर क्या बात क्या है, आप क्या छुपा रही हो। तो मेरी बात सुन के पहली वाली नर्स ने जवाब दिया, यहाँ पे काम कर रहे लगभग हर इंसान को पता है कि रूम नंबर 14 हॉन्टेड है। अब ऐसी बात सुन के आपका रिएक्शन भी क्या होगा, आप भी शायद इसे एक मजाक ही समझोगे, और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। मुझे लगा कि शायद उन लोगों का उस रूम में पहले से ही सोने का इरादा है, तो शायद हो सकता है वो मुझे ऐसे ही बातें करके बहका रही हो ताकि मैं उस रूम में ना जाऊं। मैंने फिर भी उनसे कहा कि आप लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करती हो, तो वो दोनों आपस में ही एक दूसरे को घूरने लगी, मानो वो बिना कुछ बोले ही आपस में बात कर पा रही थी। मेरे को मेरी दादी की एक बात याद है, वो हमेशा कहती थी कि उन लोगों की बात हमेशा सुना करो जो किसी भी काम में आपसे ज्यादा पहले से काम कर रहे हो। और अगर शायद उस बात को मैं उस दिन मान लेती, तो मेरे साथ वो भयानक घटना होती ही नहीं। उनमें से एक नर्स ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम एक बार वहां पे जा सकती हो। जैसे ही उसने बात बोली, तो पीछे से मेडिकल वाले अंकल आ गए और उन्होंने हमारी बातें सुन ली और उन्होंने मुझे वहां पे जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर तो अलग ही भूत सवार था। मुझे लग रहा था कि ये सब लोग मिलके मेरा पागल बना रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर भूत मिलेगा तो मैं उससे मिल लूंगी। और ये कहने के बाद मैं एक स्ट्रेचर रूम नंबर 14 के अंदर लेके चली गई। लेकिन जब मैं रूम नंबर 14 के अंदर गई, तो मुझे पता चला कि उस रूम में स्ट्रेचर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एक सेमी प्राइवेट रूम था और उसमें 2 बेड डले हुए थे पहले से ही। मैंने सिर्फ वहां की चादर बदल दी। मेरे सोने जाने से पहले एक बार फिर से मेडिकल वाले अंकल ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें यहाँ पे नहीं सोना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अंकल आप मेरी फिक्र मत करो। इस सब के बाद मैं वहां पे एक बेड पे लेटी और आराम से एक गहरी नींद में चली गई। लेकिन मुझे उसी वक्त एक बहुत ही भयानक सपना आया। मैं सपना देखी कि मेरे ऊपर कोई काला सा साया खड़ा हुआ है। मैं देख पा रही थी कि वो जो साया मेरे ऊपर खड़ा है, वो मुझे ही घूर रहा है और मैं उसके सामने सो रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता था कि मैं
किस जगह पे हूँ। मुझे मानो ऐसा लग रहा था कि मैं सो नहीं रही हूँ, बल्कि मेरे हाथ पांव उठ नहीं पा रहे हैं। मैंने इसीलिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर का कोई भी अंग हिल नहीं पा रहा था, जिससे ये बात मुझे पता चल गई कि मैं उस वक्त स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो चुकी हूँ। यहाँ तक तो घटना फिर भी ठीक ही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मेरे अंदर का खून जमा दिया। मैंने देखा कि उसी सेमी प्राइवेट रूम के दरवाजे के पास वाले किनारे पर एक काली सी परछाई बैठी हुई है और वो शायद मेरी तरफ ही देख रही थी। जैसे ही मैं अपना ध्यान थोड़ा सा उछोड़ दी तो वो परछाई मानो कुछ बोलने लगी, या फिर यूं कहूं कि वो परछाई कुछ चिल्लाने लगी, लेकिन वो क्या कह रही थी ये मेरी समझ से बाहर था। मानो कई सारे लोग एक साथ बात कर रहे हो, जिनमें से किसी की भी आवाज में समझ नहीं पा रही हूँ। इस पल तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर मेरे बदन को कोई काट भी देता तो शायद ही मेरे बदन में से खून निकलता। मेरे अंदर जो डर उस वक्त था वो मैं आपको शब्दों के माध्यम से बता ही नहीं सकती। मैं बस बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा और अचानक से वो साया उस जगह से गायब हो गया। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही वो साया वहां से गायब हुआ मैं फौरन उठ के बैठ गई। अब जैसे ही मैं उठ के बैठी तो मुझे मानो ऐसा महसूस हुआ कि अब तक जो भी चीजें मैंने देखी थी वो बस मेरा एक सपना था। एक सपना जो कि दिन भर काम करने और थकान की वजह से शायद मेरे दिमाग ने मुझे दिखा दिया होगा। लेकिन ये जो मैं सोच रही थी शायद ही सही नहीं था, क्योंकि तुरंत ही मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी, मानो मेरी पूरी बॉडी अंदर से पैनिक कर रही थी। कुछ ऐसी अनहोनी की आशंका हो रही थी कि मानो मेरे साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। पूरे रूम में बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल शांति बनी हुई थी। उसके बाद जो मैंने देखा मेरे होश बहुत ही ज्यादा उड़ गए। मैं आपको बता दूं कि रात में मैं सेमी प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद करके सोई थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया उस रूम में 2 बेड थे और दोनों के बीच में कर्टन्स लगे हुए थे। जब मैं सोई थी तब मैंने वो कर्टन्स खोल रखे थे, यानी कि मैं बराबर वाले बेड देख पा रही थी। लेकिन अब जब मैं उठी थी तो वो कर्टन्स बंद थे और उस कर्टन्स के पीछे से वहां पे मुझे एक परछाई दिखने लगी। और मैं सच कह रही हूँ, उस परछाई को देखने के बाद जो मेरी हालत थी वो मैं आपको शब्दों में बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, इतना कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्या हकीकत है और क्या सपना। दिमाग के किसी कोने में ख्याल आया कि हो सकता है हॉस्पिटल का ही कोई और मेंबर हो जो कि उस जगह पे आके लेटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरा दिमाग और दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि वो कोई हॉस्पिटल का बंदा है। मैं साफ साफ ये कह सकती थी अपने मन में कि यहाँ पे कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उस जगह पे बैठी रहती या फिर लाइट चला के देखती कि आखिर वहां पे था क्या, और मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुना। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और पूरी जान लगा के वो पर्दा एक तरफ को खींच दिया। लेकिन क्या, उस पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बेड और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जो उसके बराबर में मेज रखी थी उसके पीछे से जो चीज मैंने देखी वो चीज मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैंने देखा कि वहां पे शायद कोई आदमी या फिर पता नहीं क्या, जिसका मुंह पूरी तरीके से जला हुआ था और उसके हाथ में दस्ताने थे, ग्रीन कलर के वो वाले दस्ताने जो कि डॉक्टर्स ऑपरेशन के टाइम पे पहनते हैं, जिनमें खून लगा हुआ था। चेहरे पर पता नहीं क्या एक अजीब सी मुस्कान थी, और जैसे ही उस चीज ने मेरी तरफ अपनी आंखें उठाई तो मेरी तो मानो हालत ही खराब हो गई थी। अब इतना कुछ हो गया था और मैं अब तक शांत थी, लेकिन ये देखने के बाद मेरे मुंह से एक इतनी जोर की चीख निकली कि मैंने पूरे फ्लोर के सारे पेशेंट्स को
और अपने सारे स्टाफ वालों को जगा दिया था। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं फौरन गेट की तरफ भागी। गेट खोल के मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं और सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल के सीधा टैक्सी करी और अपने घर पे आ गई। उस दिन के बाद से मुझे 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा। घर वाले डेली पूछते कि क्या हुआ था उस रात, लेकिन मैं किसी को भी ये सोच के नहीं बताई कि सब लोग मुझे नासमझ या फिर पागल बोलेंगे। फिर आखिरकार मैं एक दिन उस हॉस्पिटल की एक नर्स से मिली और उस नर्स ने मुझे कहा कि अब पता चल गया ना हम किस लिए मना कर रहे थे। और वाकई में जो उन्होंने मुझे मना किया था, अगर मैं मान लेती तो शायद मैं ऐसा खौफनाक चीज कभी नहीं देखती। लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस हॉस्पिटल में वापस लौट के नहीं गई। यहाँ तक कि मैंने तकरीबन अगले 6 महीने तक नर्सिंग ही नहीं करी और उसके बाद जाके मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में जाके वापस से नर्सिंग शुरू कर दी। लेकिन आज भी मुझे अक्सर उस चीज के सपने आते रहते हैं और कई बार मुझे अजीबोगरीब साए अपने आसपास दिखाई दे जाते हैं। अब ये बात अगर मैं किसी को बताऊं तो शायद ही कोई मेरा यकीन करे। अगर मैंने ये बात आपको भी बताई है, हो सकता है आप में से भी ज्यादातर लोग मेरी बात को मजाक में ही लेंगे, लेकिन मेरे साथ ही हुआ है और मुझे मालूम है इसका डर मेरे जहन में आज तक जिंदा है और शायद मरते दम तक ये डर मेरे अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब पढ़ते हैं हम आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है माइकल डिसूजा ने और वो गोवा में रहते हैं। आइए अब उनकी कहानी को बिल्कुल वैसे ही जानते हैं जैसे उन्होंने ये कहानी मुझे बताई है। मेरा नाम माइकल डिसूजा है और मैं गोवा में एक जगह पे रहता हूँ। जगह का नाम मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए अब सीधा मैं उस घटना पे आता हूँ। दरअसल बात तब की है जब मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरी पत्नी की उसी वक्त मौत हो गई थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, जिस कारण से मेरी बेटी को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। उसके बाद से उसके दादाजी ही थे जो कि उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड थे। लेकिन वो भी पता नहीं क्यों कुछ अकेले अकेले से खोए से रहने लगे थे कुछ दिनों से। दरअसल उन्हें लंग कैंसर भी था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मेरे पापा की मौत का सबसे बड़ा झटका लगा था मेरी बेटी को, जो कि अपने दादाजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ईसीजी मशीन की लाइन बिल्कुल सीधी हो गई थी और उसे देखकर मेरी बेटी ने रोना जो स्टार्ट किया था, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी, जो कि अपने पैरों पे चल सकती थी और कुछ शब्द भी बोल लेती थी। पर मेरे पापा और वाइफ के जाने के बाद वही थी जिसकी वजह से मैं जिंदगी जी रहा था, वरना मैं कब का मरने की सोच चुका था। लेकिन जब मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना हम लोगों के साथ घटी। एक ऐसी घटना जिसने मेरी छोटी सी बेटी के अंदर भी एक बहुत ही अजीब चीज का डर बिठा दिया और मेरे अंदर तो सबसे ज्यादा। बात शुरू हुई उस दिन जिस दिन मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार होना था। हम सभी लोग कब्रिस्तान में थे, सारे रिश्तेदार आए हुए थे और पापा को आखिरी बार देखने के बाद, फादर की लास्ट प्रेयर के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। हम लोग भी घर जा ही रहे थे कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं और मेरी बेटी एक बार फिर से मेरे पापा की कब्र के पास जाएं और उन्हें एक बार फिर से आखिरी बार देख लें और उनसे अपने दिल की कुछ बातें आगे रखें। कुछ ही देर पहले बारिश बंद हुई थी। मेरी बेटी मेरी गोद में थी। हवाएं अब भी तेज चल रही थी। उस समय तक मेरी बेटी दरअसल मेरी गोद में ही सो चुकी थी, तो मैं उसे अपनी गोद में ही छुपाए हुए पापा की कब्र के सामने बैठकर अपनी आंख बंद करके उन सभी खुशी के पलों को याद करने लगा जो कि मेरे पापा ने मुझे दिए थे।
मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी अपने पापा जैसा ही पापा बन के दिखाऊं, एक ऐसा पिता जो कि अपने बच्चों की नजरों में बेहद ही अच्छा हो। मैं अब तक भी रोया ठीक से नहीं था, लेकिन जब मैं उन पलों को याद कर रहा था तो अचानक से मेरी आंखों से फूट फूट कर आंसू निकलने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगा। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी गोद में ही थी, इसीलिए मुझे अपने आंसू छुपाने पड़े। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक से मैं बिल्कुल शांत होके अपने मन में ही अपने पापा को याद करने लगा कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मेरी आंखों से मैंने देखा, जिनमें अभी भी आंसू लगे हुए थे, ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। मेरी नजर अभी कब्र के पास ही थी और मुझे लगा कि शायद ये आवाज मेरी बेटी की थी, जो कि शायद उठ गई हो। मैंने उसका मुंह उस वक्त तक बेबी कवर से ढका हुआ था क्योंकि वो सो रही थी। फिर जैसे ही मैंने बेबी कवर हटाया तो मैंने देखा कि मेरी छोटी सी बच्ची का मुंह आधा खुला हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने ध्यान दिया कि वो हंसे जा रही थी, एक बेहद ही अजीब तरीके से। आज तक मेरी बच्ची हंसते हुए बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन उस दिन वो जिस तरीके से मुस्कुरा रही थी और जिस तरीके से उसका आधा मुंह खुला हुआ था, वो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे पापा की आत्मा कर रही है। मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे पापा की आत्मा अपनी पोती से आखिरी बार मिलने आई हो, शायद इसलिए ऐसा कुछ हुआ हो। और मैं उसके बाद थोड़ी देर तक वहीं बैठा और उसके बाद अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मेरी बेटी अभी भी सो ही रही थी, इसीलिए मैंने उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पे ही लिटा दिया और उसके बाद हम कब्रिस्तान से निकल चुके थे। लेकिन ये तो सिर्फ अजीब चीजों की शुरुआत ही थी। जब से मैंने अपनी बेटी को गाड़ी के पीछे वाली सीट पे लिटाया था, तब से पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। मैं बार बार मिरर में देखता, लेकिन पीछे सिर्फ मेरी बेटी ही थी जो कि गहरी नींद में सो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक डर था जो कि मुझे बार बार किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने डर को बिना जाहिर किए मैं गाड़ी चलाता रहा और हम दोनों जल्द ही घर पहुंच गए। उसके बाद तकरीबन शाम के 7 बजे के आसपास मैंने अपनी बेटी को खाना वाना खिलाया और दूध पिलाने के बाद उसे बेड पे लिटा दिया और उसके बाद वो जल्द ही सो भी गई। उसे सुलाने के बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखते देखते मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि सुबह जो हुआ वो आखिर क्या था, या फिर ये सब सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पनाएं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस बारे में सोचने लगा, अचानक से कमरे में थोड़ी ठंडक सी बढ़ गई। मुझे पता था, मुझे अच्छे से याद था कि मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, इसीलिए हवा अंदर आने का तो सवाल नहीं था। लेकिन तभी मुझे किचन की साइड से, जहाँ पे इस वक्त लाइट बंद थी, वहां से मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मेरा दिल ये कह रहा था कि शायद ये मेरे पापा हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे महसूस हो रहा था, जो डर मेरे अंदर उभर रहा था, वो ये कह रहा था कि ये मेरे पापा नहीं, शायद कोई और ही है। जैसे तैसे फिर भी मैं अपने बेड पे गया और उसके बाद अपनी बेटी के बराबर में ही सो गया। उसी रात तकरीबन 2 बजे के बाद मेरी अचानक से आंख खुली और मैं चौंक गया क्योंकि मेरी बेटी मेरे बराबर में नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गया कि अचानक से मुझे मेरी बेटी की आवाज आई। मुझे उसके हंसने की आवाज आ रही थी जो कि बाहर वाले हॉल में से आ रही थी। मैं फौरन उठ के खड़ा हुआ और हॉल की तरफ गया। मैंने फिर वहां पे जो चीज देखी, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैंने देखा कि मेरी बेटी वहां पे ऊपर छत पे लगे पंखे को देखते हुए पता नहीं क्यों अजीब तरीके से हंसे जा रही थी। मैंने आपको जैसा कि बताया ही था, मेरी बेटी बहुत ही प्यारा हंसती थी, लेकिन आज सुबह वाली उसकी हंसी और इस वक्त जो हंसी वो हंस रही थी, वो बेहद ही ज्यादा डरावनी थी।
ये सारी घटनाएं सोचिए एक 1.5 साल की बच्ची के साथ हो रही थी। पता नहीं क्यों मैं भी वहां पे कुछ देर तक सिर्फ खड़ा ही रहा और देखता रहा कि अचानक से उसने हंसना बंद कर दिया और तो जैसे ही वो शांत हुई, पूरे घर में बिल्कुल शांति छा गई। कुछ ही देर हुए होंगे शांति को कि अचानक से मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी और पापा पापा करके चिल्लाने लगी, मानो कोई उसे परेशान कर रहा हो या फिर मेरे पास शब्द नहीं है कि वो क्या हो रहा था उस समय। मैं फौरन अपनी बेटी को गोदी में लिया और उसे देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उसे 1 मिनट के लिए वहीं पे बिठाया और लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद मैं एक गिलास पानी लेके उसकी तरफ बढ़ा और फिर जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मेरे अंदर डर के साथ साथ एक दर्द भी उभरने लगा। दर्द, अपनी बेटी को खो देने का दर्द। मैंने देखा कि मेरी बेटी का चेहरा काफी नीला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर जगह जगह काले काले से निशान आ गए थे और ये देखकर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी बेटी सिर्फ चिल्ला रही थी और रोई जा रही थी और सिर्फ पापा पापा चिल्लाई जा रही थी। फिर वो अचानक से खुद ही शांत हो गई और उसका रोना बंद हो गया। मैंने फौरन उसे अपनी गोदी में उठाया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुरा ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी बेटी, लेकिन तभी उसने अपनी प्यारी सी आवाज में एक बार खांस दिया और सच कह रहा हूँ, उसकी वो जो खांसी की आवाज थी उसने मुझे रुला ही दिया था। उसे मैं गोद में उठा के बेडरूम की तरफ लेके गया। मेरे दिमाग खराब हो चुका था। मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार अब मुझे करना क्या है। बेडरूम में थोड़ी देर बैठने के बाद मेरी बेटी फिर से रोने लगी और पता नहीं क्यों वो अपनी पीठ पे बार बार हाथ लगाए जा रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उसकी टी शर्ट उठा के उसकी पीठ पे देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि उस पे बहुत ही बड़े बड़े 4 उंगलियों के निशान थे। ये देखकर तो मेरी हालत मानो ऐसी हो गई थी कि काटो तो शरीर से खून ही ना निकले। डर क्या होता है ये मुझे उस रात पता चला। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो शायद मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं थे। शायद कब्रिस्तान से कुछ और ही था जो कि हमारे साथ हमारे घर आ गया था। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा और अपनी बेटी को अपनी गोद में ही जैसे तैसे करके मैंने सुलाया। सुबह होते ही मैं अपने एक दोस्त के पास गया और उसे मैंने रात वाली पूरी बात बताई। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं उसे भी अपने साथ लेके ही गया। मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार तुम्हें फिर से चर्च में जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है और मैं अपनी बेटी को चर्च में लेके गया। चर्च में फादर ने मेरी बेटी को ब्लेस किया और उन्होंने मुझे बताया कि शायद कोई ऐसी हवा जो कि उस वक्त उस कब्रिस्तान से उड़ रही थी तुम्हारी बेटी के साथ ही तुम्हारे घर पे चली गई, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर बच्चों और बूढ़ों को जल्दी से अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी मेरी बेटी हंसती है तो मैं उसकी हंसी को ध्यान से देखना शुरू कर देता हूँ कि वो किस तरीके से हंस रही है। इस घटना ने मेरे अंदर एक अजीब सा ही डर उठा दिया था जिससे मैं शायद ही कभी उभर पाऊंगा। यही है वो घटना जिसके कारण मैं उन चीजों पे यकीन करने लगा जिन पे मैं पहले कभी भी विश्वास नहीं करता था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज की अपनी आखिरी घटना की ओर। ये घटना हमें भेजी है कानपुर से निखिल ने। आइए अब घटना को उन्हीं के नजरिए से जानते हैं। मेरा नाम निखिल है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जगह का नाम मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी थी ये आज से 3 साल पहले की घटना है। दरअसल मैं रात में आराम से सो रहा था कि अचानक से मेरा फोन बज पड़ा। फोन मैंने देखा तो मेरे दोस्त का था। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेरे दोस्त की बेहद दर्द भरी सी आवाज आई और उसने मुझसे कहा, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया यार, मेरे पास आ जा। उसकी ये बात सुन के पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं फौरन अपने घर से निकल गया।
जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका पैर टूट चुका था और उसकी बाइक भी आगे की तरफ से पूरी टूटी हुई थी। जैसे तैसे मैंने उसकी बाइक को वहीं छोड़ के उसे अपनी गाड़ी में डाला और उसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में लेके चला गया। क्योंकि वो दर्द से काफी परेशान था, इसीलिए मैंने किसी जाने माने हॉस्पिटल की बजाय मैंने पास ही के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा दिया। रात में काफी देर हो चुकी थी, समय बहुत ही ज्यादा हो चुका था। जैसे तैसे फिर भी पैसे देने के बाद जब मैंने अपने दोस्त की पट्टी करवाई और उससे रात भर वहीं पे रुकने को कहा गया था, तो वो मेरे से कहने लगा, भाई प्लीज यार तू मेरे साथ ही रुक जा और घर मत जा तू। अब उसको इस हालत में वहां पे अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लगा और मैं वहीं पे उसके साथ ही रुक गया। दरअसल वो यहाँ पे काम करता था और उसके घर कोई भी घर वाला यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका पैर टूट गया था, इसीलिए वो बेड पे आराम से लेटा हुआ था। मैं पास ही में रखे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। हॉस्पिटल में सारे रूम्स फुल होने के कारण हमें जनरल रूम में ही जगह मिल पाई थी, जहां पे हमारे अलावा कई सारे पेशेंट्स भी थे। फिर भी जैसे तैसे मुझे थोड़ी देर के लिए वहां पे झपकी लग गई और मुझे अभी सोए हुए शायद 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे कि मेरे दोस्त ने मुझे धीरे से आवाज देके उठाया, भाई निखिल उठना यार। मैंने उठ के उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या हो गया भाई, तो उसने मुझसे कहा, भाई वो देखिए जरा 13 नंबर बेड वाला पेशेंट उठ के काफी देर से इधर उधर चक्कर लगा रहा है। मैंने कहा कि भाई इसमें फिर अजीब बात क्या है, हो सकता है उसे घूमना हो या फिर कुछ और बात हो, इससे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू आराम से सो जाना। इस पे मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि भाई अभी जब हम 15 मिनट पहले सोए थे तब तो यहाँ पे कोई पेशेंट था ही नहीं। उसके कहने का मतलब उस बेड से था। लेकिन उसकी ये बात सुन के मैंने कहा, अबे तू कौन सा उस पर नजर रख रहा था कि वो कब आया या नहीं आया, ऐसी फालतू बकवास मत किया कर। अभी हम दोनों इस बात पे बहस कर ही रहे थे कि अचानक से जो चीज मैंने देखी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरे दाईं तरफ से जो उस बड़े से जनरल वार्ड में आने का दरवाजा था, उसके अंदर उसमें से एक साया मेरे को अंदर आते हुए दिखाई देने लगा। मुझे पता नहीं क्यों लाइट जली होने के बावजूद भी उस साये का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो बेहद ही अजीब तरीके से चल रहा था। अब तक उसे देखकर फिर भी मुझे वैसा डर नहीं लगा या फिर मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर उसके बाद जो हमने देखा, उसे देखकर हम दोनों ही डर के आगोश में समा गए। हमने देखा कि वो साया अचानक से भागते हुए हमारे सामने वाले बेड के पास गया, जहां पे एक औरत सो रही थी। वो साया उसी के पास जाके खड़ा हो गया और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था और उसने उसके बाद अपना सर वहीं की दीवार में अपना सर मारना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर तो गया था, लेकिन फिर भी मैं जोर से चिल्लाया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, लग जाएगी आपको। और लेकिन वो आदमी दीवार में अपना सर मारे ही जा रहा था, मानो उसे मेरी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। इसके बाद मैं बहुत जोर से चिल्लाया, अरे रुक जाओ यार। और मेरी आवाज सुन के बाहर जो नर्स बैठी थी वो उठ के फौरन अंदर आ गई और उसने अंदर आके पूरे वार्ड की जितनी भी लाइट्स थी सब ऑन कर दी और उसके बाद मेरे पास आई और गुस्से में बोली, क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो रात के समय। उसके बाद इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलता या फिर मेरा दोस्त उससे कुछ बोलता, हमने जो देखा हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अभी जो हमारे सामने वाले बेड पे जो औरत लेटी थी, उसके पास वो साया अपना सर मार रहा था। दोनों ही वहां से गायब हो गए थे। वो बेड बिल्कुल ऐसा था मानो वहां पे कोई बैठा ही ना हो। ये नजारा देखकर मेरी तो
सांस ही अटक के रह गई। मैं अपने दोस्त से भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और नर्स से मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि गलती से चीख निकल गई। तो उसके बाद फिर भी मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया, शायद ये सब मेरा ही वहम तो नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तूने भी देखा था? और उसने भी हाँ में जवाब दिया। और जैसे ही उसने हाँ बोला, मेरी और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। मैंने फौरन अपने घर पे फोन कर दिया और मैंने अपने बड़े भैया को भी हॉस्पिटल में बुला लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे भैया वहां पे आ गए और उसके बाद सुबह हम लोग वहां से अपने अपने घर चले गए और मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया। कुछ महीने बाद जब मेरा दोस्त फिर से चलने लायक हो गया तो हम दोनों ने एक बार फिर से उसी घटना पे बात करना शुरू किया। और सच बता रहा हूँ, जब भी हम इस घटना के बारे में बात करते हैं हम दोनों की ही हालत टाइट हो जाती है। उस रात हमने वो अस्पताल में क्या देखा था ये मुझे आज तक नहीं पता। शायद वो आत्माएं थी, मुझे तो कम से कम यही लगता है।